फर्स्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ग्रोथ के रूप में देखा है ना। तो अब जो ये ग्रोथ के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है किसका, रिप्रोडक्शन। यस, रिप्रोडक्शन। तो ये हमने कंफर्म कर लिया कि बायोलॉजी किसे कहते हैं हमने को यार, राइट। फादर ऑफ बायोलॉजी देखा हम लोगों ने एरिस्टोटल, व्यूज ऑफ लाइफ देखा, दो व्यूज होंगे, हमें टेक्निकल व्यू को लेना है, वैज्ञानिक उसी को मानते हैं। फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कैरेक्टर देखा, बताया था प्रेम ले नारी, फिर उससे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, GRMCC, ऐसे याद रखना GRMCC। तो ये जी फॉर ग्रोथ हमने पढ़ लिया था और हमने देखा था कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है। रिप्रोडक्शन की बात आ रही है, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, राइट। आइए एक एक करके देखें। तो सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है दूसरा ऑफस्प्रिंग अपने ही जैसा। सो आप देखेंगे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग कैसा, सिमिलर टाइप, अपने ही जैसा। यदि उसने दूसरा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, then this is called reproduction. So reproduction is formation of offspring from an organism which is similar type. This is called reproduction. अब ये बात की जो रिप्रोडक्शन है, यदि हम इसके टाइप्स को देखें, टाइप्स, so we have mainly two types, asexual reproduction और sexual reproduction। asexual और sexual। asexual का मतलब होता है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है पर गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगी। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई मान लो यदि मैं बात करूं गैमीट फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, तो आपको याद रखना है गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे हो भी सकता है प्लस और माइनस नहीं भी हो सकता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होना है और ये मेल गैमेट से बनाएंगे, फीमेल गैमेट से बनाएंगे, दोनों तरह के गैमेट्स होती है। दूसरा यदि हम बात करें गैमेटिक फ्यूजन की, और इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन या होना है या नहीं होना है, तो गैमेट का फॉर्मेशन आप देखोगे कि यहाँ पे हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। यहाँ पे जब गैमेट का फॉर्मेशन हो भी गया तो भी आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये याद रखना है। नो सक्सेसफुल गैमेटिक फ्यूजन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन का तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये दो चीजें आपने देखी, इसी कारण से हम ऐसा मानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होएगा उसमें सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड देखते बात हो रही है वेरिएशंस की, विविधताएं। ये असेक्सुअल में विविधताएं नहीं होंगी, राइट, क्योंकि एक ही गाय में एक ही पेरेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे ये विविधताएं होंगी। इस कारण से जो इवोल्यूशन की हम बात करते हैं, ये इवोल्यूशन यहाँ चांस नहीं है होने की,
जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन के चांसेस होते हैं। बात समझ गई? तो इस तरीके से दो तरह के हमारे पास टाइप्स हो गए रिप्रोडक्शन के। एक हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें हमें यहाँ पे ये पता करना है कि भाई रिप्रोडक्शन में हम किसको इम्पोर्टेंस पे है, तो दोनों ही पार्ट असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी को हमें इम्प्लिसिट करना है, इम्प्लिसिट एंड रेफर्ड। जब भी हम चर्चा करते हैं रिप्रोडक्शन की तो उस समय हमें किसको ज्यादा उत्कृष्ट करना है, किसके बेसिस पे हम बातों को समझते हैं, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा गया, क्योंकि वहीं पे इवोल्यूशन की बात है, वेरिएशंस की बात है, लाइफ को लीड करने की बात है, राइट। विद वेरिएशन जो इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए माना गया एनसीईआरटी ने कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट गोज इम्प्लिसिट एंड वेल रेफर्ड। इसी की चर्चा, इसी के रेफरेंस में रिप्रोडक्शन को समझते हैं। लेकिन उससे भी अलग एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 मेथड की चर्चा की गई है। उससे क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस ईयर के 2012 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, 14 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या मेथड हो सकता है किसके लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो बिल्कुल सिंपल हो गई, रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग अपने ही जैसा जब बिल्कुल सेम हुआ तो वो असेक्सुअल हुआ। थोड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं गैमेटिक फ्यूजन के बाद बन रहा है, दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ वेरिएशन जब होगी सेक्सुअल में, इवोल्यूशन भी होगा सेक्सुअल में। ये बात समझना है सबको। अब हम पढ़ेंगे क्या मोड हो सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। Now, so we talk about modes of asexual reproduction। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसमें, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी सुना, 10th में भी सुना, बर्ड का फॉर्मेशन। पेरेंट बॉडी पे ही एक आउटग्रोथ निकलता है ना। देखे होंगे, याद कीजिए, आपने बड़ा कॉमन देखा होगा हाइड्रा के केसेस में, जिसके पर बॉडी पे यहाँ से एक हेड निकलती थी अगर है, और ये जो निकला ये इसका मेन बॉडी हो गया, राइट। ये हाइड्रा, और इस हाइड्रा पे ये जो निकला दिस इज कॉल्ड बर्ड। ठीक उसी तरह से यदि आपने ईस्ट देखा होगा तो ये ईस्ट का है, यहाँ पर उसमें एक यूनिपोलर हुआ, एक जो निकलता है ये स्ट्रक्चर छोटा सा उभार, दिस इज कॉल्ड बर्ड। और यही बर्ड फिर से अपने ही जैसा बॉडी का निर्माण कर ले, ये बाहर डिटैच होके अपने ही जैसा बॉडी का निर्माण कर ले, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्डिंग। और ये आपको याद रखना है, कहाँ हो गया, फर्स्ट डायग्राम हाइड्रा, और जो सेकेंड डायग्राम में मैंने लिया है वो कहाँ, ईस्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या बताएं, इसी ईस्ट का तो वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसिस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो गए बर्डिंग के लिए, एक हो गया हाइड्रा और दूसरा हो गया ईस्ट। ये दोनों असेक्सुअल स्ट्रक्चर है, राइट, बर्ड के रूप में है। ये एक्सटर्नल सरफेस पे बन जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे मैच्योर होता है, ग्रो होता है, बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर से नई बॉडी का फॉर्मेशन करके ये प्रोसेस उसकी चलती रहती है। क्लियर। नाउ आइए अब बात करते हैं जो सेकेंड है, दिस इज असेक्सुअल स्पोर्स। और ये जो असेक्सुअल स्पोर है इसमें हम देखेंगे इसी असेक्सुअल स्पोर को माइटोस्पोर्स भी कहा जाता है। माइटो का मतलब क्या होता है, माइटोसिस। तो आप देखेंगे ये स्पोर माइटोसिस के बाद बना है, दैट्स व्हाई कॉल्ड माइटोस्पोर्स।
अब ये माइटोस्पोर्स भी दो तरह के बोले गए। एक आप देखेंगे ज़ूस्पोर होता है और दूसरा होता है कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर। समझे? ज़ूस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर। जो ज़ूस्पोर स्ट्रक्चर है आपका, आप देखेंगे ये ज़ूस्पोर पानी में पाया जाने वाला है, मोटाइल होता है, फ्लैजेला कशाब उसके ऊपर होती है। तो आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर कैसा है, मोटाइल है, ये चलती है। ये कैसा है, फ्लैजेलेटेड है, इसमें फ्लैजेला होती है। क्लियर? ये कैसा होता है, ये इंडोजेनस है, ये बॉडी के अंदर बनती है। क्लियर? और इंडोजेनस का क्या मतलब हुआ कि आप बोलेंगे ये प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर, प्रोड्यूस इन ज़ूस्पोरेंजियम। जो बॉडी बनाएगा वो ज़ूस्पोरेंजियम कहलाता है। जबकि इसी के रिस्पेक्ट में कॉम्परेटिवली याद रखेंगे तो याद रहेगा ये मोटाइल है, यहाँ पर फ्लैजेला नहीं होता। अब आप इसको समझे। आप इसको समझे, ज़ूस्पोर क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स ये जिसके अंदर बना और यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी बॉडी बनी और इसी से बाहर निकलता हुआ ये रिलीज हो रहा है। ओके, तो ये निकल के बाहर जो आया इसको बोलते हैं ज़ूस्पोर। आप क्या देख रहे हो, इसके ऊपर फ्लैजेला है जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जबकि ये जो बॉडी जो उसने बनाया इसी को बोलते हैं क्या, ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोर बनाने वाली बॉडी ज़ूस्पोरेंजियम, राइट। तो ये फ्लैजेला है, फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेला होने से चलेगा, वो गति होगी, लोकोमोशन होगा, इसलिए मोटाइल। दोनों एक ही बात होगी। और ये चूंकि बॉडी के अंदर बन रहा है, एंडोजेनस, और जिसके अंदर बना उसका नाम ज़ूस्पोरेंजियम। और ये बड़ा कॉमन आप देखोगे, एल्गी की बात करो, शैवाल की बात करो तो क्लामाइडोमोनास में बड़ा कॉमन है। ये वॉलवॉक्स में दोनों ग्रीन एल्गी हैं, यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर? लेकिन मैं बात कर रहा था कोनिडिया को कैसे स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये तो मोटाइल है, जबकि कोनिडिया जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। फ्लैजेला इसमें नहीं होती तो नॉन फ्लैजेलेटेड है ये। क्लियर? ये इंडोजेनस अंदर बना, यहाँ क्या होता है, ये देखो ये होती है कोनिडियोपोर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कोनिडियोपोर। इसी के ऊपर एक बॉटल से स्ट्रक्चर ऐसे निकलती है। ओके, इसको बोलते हैं स्टेरिगमाटा। और इसके ऊपर आप देखोगे चेन में इस तरीके से एक स्पोर्स ग्रुप पे बनते हैं एंड दिस इज कॉल्ड कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर। तो क्या देखा आपने, ये अंदर नहीं बन रही है, बॉडी बाहर बन रही है, एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर बन रही है इसलिए इसको एंडोजेनस नहीं बोलेंगे, इंडोजेनस नहीं बोल के एक्सोजेनस बोलेंगे। ये हो गया कैसा, एक्सोजेनस। और एक्सोजेनस का क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो कोनिडिया है ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, स्टेरिगमाटा के टिप पे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। और कैसे प्रोड्यूस हो रही है, बेसिपिटल, तो ये चेन में होगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये कैसा होगा, बेस की तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं बेसिपिटल। याद रखना है दो बातें कि भाई हमेशा जो कोनिडिया होगी वो चेन में पाई जाएगी और वो बेसिपिटल होगी, लार्ज साइज वाले ऊपर होंगे, स्मॉल साइज वाला नीचे होगा स्टिग्माटा के टिप पे।
तो कोई पूछेगा कोनिडिया कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? एट द टिप ऑफ स्टेरिगमाटा। ये स्टेरिगमाटा किससे निकलता है? कोनिडियोफोर से। कोनिडियोफोर माने ब्रांच जो कोनिडिया बियर करेगा, ठीक है। और ये मोटाई नहीं है, फ्रेंडा आप नहीं देख रहे हो। इस तरीके से ये कैसा हो गया? एक जो जेनस हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर है ये फंजाई में बड़ा कॉमन है, पेनिसिलियम, जिसके नाम सुना होगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देते हैं, इसी फंजाई से बनते हैं। उसके अलावा एस्परजिलस, ये दोनों ही फंजाई हैं। एस्कोमाइसिस के पढ़ेंगे हम लोग, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये दोनों कैसे कोनिडिया बनाते हैं। तो दो स्पोर्स बन गए हमारे, एक जूलोस्पोर और दूसरा हो गया कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर। बस मैंने ना, आइए हम बात करते हैं दूसरे के बाद जो थर्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। राइट, नाम से स्पष्ट हो रहा है, फ्रेगमेंट माने टुकड़ा और फ्रेगमेंटेशन मतलब जो टुकड़ा है फिर से यदि उसने नई बॉडी का निर्माण कर लिया, देन दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो आप देखोगे ये फ्रेगमेंटेशन जो है, यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, पीसेस ऑफ दी बॉडी। किसी बॉडी का जो एक टूटा हुआ पार्ट है वो ही फ्रेगमेंट या पीस कहलाया। ये क्या करे? फिर से न्यू बॉडी बना दे, न्यू बॉडी को क्या करेगा? प्रोड्यूस कर देगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। अगर कॉमन है, अब याद कीजिए, जैसे एल्गी में ले लें, एल्गी में स्पाइरोगैरा आपने खूब देखा है, ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस होता है। इसकी फिलामेंट्स आप देखेंगे इस तरीके से इसकी फिलामेंट्स होती है, ये फिलामेंट्स है इसका, राइट। अब किसी कारण से यहाँ से ये टूट गया, राइट, तो टूटा हुआ पार्ट क्या होगा? ये यहाँ से टूट गया, राइट। अब ये जो टूटा हुआ भाग है फिर से ये पूरी बॉडी का निर्माण कर ले, ये टूटा हुआ भाग फिर से इस पूरी बॉडी का निर्माण करे, तो इस टूटे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट, पीसेस ऑफ द बॉडी। फिर से वो बना लिया फेवरेबल कंडीशन में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, राइट। ये बड़ा कॉमन है एल्गी में भी, कवच फंजाई में भी आप देखेंगे, मैक्सिमम फंजाई में ये होता है, राइट। थर्ड यदि बात आए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइटा में एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइटा में चर्चा होती है, प्लांट है, उसका नाम है फ्यूनेरिया। क्या बोला? फन से याद रखना, फ्यूनेरिया। अब ये फ्यूनेरिया में क्या होता है? फ्यूनेरिया में बोला जाता है कि भाई ये एक स्पेशल तरह का एक फ्रैगमेंट बनता है, और ये जो स्पेशल फ्रैगमेंट बनता है, ये स्पेशल फ्रैगमेंट भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये भी न्यू बॉडी का निर्माण कर सकता है। अब समझे, कहा कि ये जो फ्यूनेरिया है ये बनाता है खास तरह का स्ट्रक्चर, का नाम है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा, ये प्रोटोनीमा कैसा होता है? ये फिलामेंटस एंड जुवेनाइल स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन आएगा, तो व्हाट डू मीन बाय प्रोटोनीमा? तो प्रोटोनीमा फाउंड इन फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया किसका मेंबर है? जेनस है ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा में फ्यूनेरिया आया। फ्यूनेरिया में जो फिलामेंटस जुवेनाइल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। अब ये प्रोटोनीमा जो है ये बनता कहाँ से है? तो देखा गया ये प्रोटोनीमा की जो ओरिजिन है, ओरिजिन हो सकती है ये स्पोर से बने। किससे बने? स्पोर, ओरिजिन फ्रॉम स्पोर। यदि वो स्पोर प्रोटोनीमा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीच में कि प्राइमरी प्रोटोनीमा
कैसा होता है? वो स्पोरिक होता है क्योंकि वो स्पोर से बनता है। दूसरा होगा जो स्पोर से नहीं बनता, उसे नॉन स्पोरिक बोलते हैं, और जो नॉन स्पोरिक होता है उसको बोलते हैं कैसा प्रोटोनीमा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। दो तरह के प्रोटोनीमा हो गए हमारे पास, एक क्या हो गया? प्राइमरी प्रोटोनीमा, दूसरा हो गया सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्वेश्चन आएगा प्राइमरी प्रोटोनीमा कैसा है, स्पोरिक है कि नॉन स्पोरिक? उसका क्या है, आप देखोगे कि जो फिनेरिया है इसी के अंदर स्पोर्स बनते हैं और यही स्पोर जर्मिनेट करके ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर देख रहे हो जो स्पोर से प्रोड्यूस हो रहा है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनीमा। बात सुना गई? लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखता है फिनेरिया का, और यहाँ जो स्ट्रक्चर है रूट वाला पार्ट ये भी कभी ऐसे टूट के आएगा, ऐसा दिखाई देगा और ये भी न्यू बॉडी बना देगा। तो ये जो पार्ट बना ये स्पोर से नहीं बना, ये बनाने वाला कौन है? राइजोइड सेल। बात सुना गई ना? यदि ये राइजोइड से बन रहा है तो ये स्पोर का पार्ट नहीं, ये नॉन स्पोरिक पार्ट है। तो राइजोइड से बनने वाला ये प्रोटोनीमा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरह के प्रोटोनीमा हो गए। कहाँ? फिनेरिया में प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बात में आ गई? तो एक तो हमने देखा बडिंग सबसे पहले, दूसरा हमने देखा जियोस्पोर और कोरिडियोस्पोर और सेक्सुअल स्पोर, तीसरा हमने देखा फ्रेगमेंटेशन के बारे में। एक और है जिसकी चर्चा आपने एनसीईआरटी गीता में करी गई है और दिस इज कॉल्ड एज रिजेनरेशन। तो आइए बात करते हैं रिजेनरेशन का। नाम से स्पष्ट लग रहा होगा, रिजेनरेट करना मतलब फिर से बना लेना, फिर से बनाने की बात हो रही है। अब ये कैसे रिजेनरेट करेगा आइए समझते हैं। हमने क्या बताया? फोर्थ वन इज रिजेनरेशन, राइट? रिजेनरेट कर रहा है, फिर से बना रहा है। सेल के अंदर इतनी एबिलिटी है दैट फ्रैगमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट गिव राइज टू द होल बॉडी, राइट ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिजेनरेशन भी दो तरह से होती है। एक को बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस और एक होता है एपीमॉर्फोसिस। अब इसी से आप दोनों बातें समझ जाएंगे, राइट? ये बड़ा कॉमन देखा गया है प्लेनेरिया में। नाम सुना है आपने? प्लेनेरिया, राइट? प्लेनेरिया, इसमें आप देखेंगे प्लेनेरिया का जो स्ट्रक्चर है याद होगा ऐसा दिखता है ये, राइट? इसमें यदि आपने इसको 3 टुकड़ों में काट दिया, 1 2 3, हर एक टुकड़ा पूरा का पूरा प्लेनेरिया का निर्माण करेगा। तो ईच एंड एवरी पार्ट रिजेनरेटेड इन द होल बॉडी, हर एक टुकड़ा अपने ही बॉडी जो उसकी मेन बॉडी है उसके जैसा बन के तैयार हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिजेनरेशन इज कॉल्ड मॉर्फोलैक्सिस। तो रिजेनरेशन भी एक प्रकार का मॉडिफाइड फ्रेगमेंटेशन है। आप बोल सकते हो कि ये क्या है? अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? अब इसमें ये आपने देखा प्लेनेरिया आया तो क्या हुआ कि 1 2 3 4 जितने भी टुकड़े किए सबने मिलके 4 न्यू बॉडी बना लिए। इसका मतलब क्या हुआ? ईच फ्रैगमेंट, हर एक टुकड़ा, ईच फ्रैगमेंट क्या कर रहा है? न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, नया बॉडी बना रहा है। हर एक टुकड़ा नया बॉडी बना रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? थ्रू रीजेनरेशन।
ये ट्रू रिजनरेशन है भाई, पूरा का पूरा रिजनरेशन आता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि ट्रू रिजनरेशन कहाँ देखा गया? ट्रू रिजनरेशन इज फाउंड इन प्लैनेरिया। क्लियर? नाउ दूसरा आता है एटीमॉर्फोसिस। ये आपने देखा होगा अपने घर में, याद करो, आप जानते हो कॉमन लिजार्ड जो वॉल लिजार्ड है, स्टार फिशेस, लिजार्ड बड़ा कॉमन है। अब देखो लिजार्ड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, राइट सर, और ये पूंछ हो गया उसका। आप देखोगे उसका पूंछ हटा दो, जैसे ही आप पूंछ यहाँ से हटा दोगे, अब ये पूंछ जो टूटा हुआ है ये बिना पूंछ का हो गया, टेल खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि जो टेल है ये पूरा बॉडी बना देगा, नहीं, लेकिन वापस से यहाँ पर दूसरा एक और पूंछ बन जाएगी। मतलब जो टूटा हुआ लॉस पार्ट है वो फिर से आ जाएगा। टूटे हुए भाग से पूरी बॉडी की फॉर्मेशन नहीं होती, और ऐसे टाइप ऑफ रिजनरेशन इज कॉल्ड एपिमॉर्फोसिस। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, जो लॉस पार्ट है इज ओनली रिगेन, वापस आ जाता है। और यदि ऐसी प्रोसेस है रिजनरेशन की, then this is called एपिमॉर्फोसिस and this is found in lizard, right? तो इस तरीके से 4 मेथड्स हमने देखे। पहला देखा बडिंग, दूसरा देखा हमने असेक्सुअल स्पोर, तीसरा हमने देखा फ्रैगमेंटेशन, फोर्थ हमने क्या देखा, रिजनरेशन। अब बारी है कंक्लूड करने की कि भाई चलो ये तो जितना दिया था अपने एनसीईआरटी में हमने सबको ईमानदारी से समझ में आ गई सारी बातें। अब लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि क्या होता है प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा कैसे हो सकता है, क्या प्राइमरी हो सकता है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या वो सेकेंडरी हो सकता है, ये भी समझ में आ गया। अब एक बात की, क्या ये हम जो पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है या नहीं हो सकती है? पहला मुद्दा तो ये था अपना कि भाई ये तो पता करो कि कैन वी से इट एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और नॉट। आइए समझते हैं कंफ्यूजन के थ्रू। हमने क्या देखा था डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के लिए? याद कीजिए, हमने ये देखा था कि भाई वो लिविंग में होना चाहिए बिना किसी अपवाद के, पहला। दूसरा देखा था कभी भी वो नॉन लिविंग में होना नहीं चाहिए, याद आ रहा है ना? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नेवर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग बीइंग, प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, राइट? तो कंफ्यूजन की बात आती है। फर्स्ट कि भाई जो रिप्रोडक्शन है ये तो पहली जो पैरामीटर अपने पास है उसमें पास कर गया। क्या पैरामीटर था कि भाई ये लिविंग में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना चाहिए, होता है। दूसरा क्या था कि भाई जो भी नॉन लिविंग है उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। तीसरा था ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बोला कि होता है ये होना चाहिए विदाउट एक्सेप्शन, लेकिन ये मिला विथ एक्सेप्शन। अब आपको सर ये कहाँ लगा दिया आपने, ये कौन सी बात आ गई, एक्सेप्शन कहाँ फंस गया क्या मामला? अब यहाँ पे मामला ये फंस गया एक्सेप्शन के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे एनिमल्स हैं, मैंने बताया था कि जब रिप्रोडक्शन की बात होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही इम्प्लिसिट करेंगे, रेफर करेंगे, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेफर करेंगे तो वहां पर क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट की फ्यूजन होगी, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, वेरिएशन होगा, उसके कारण इवोल्यूशन होगा, जीवन चक्र चलती रहेगी। यही मेन काम है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ from one generation to the another generation to the species, right? लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया, लोगों ने एक्सेप्शन में ये देखा कि यदि आप बात करते हो म्यूल की, हिंदी में खच्चर बोलते, राइट? ये स्टेराइल है, ये नेक्स्ट जनरेशन को उत्पन्न नहीं कर सकता। दूसरा वर्कर,
आपने पढ़ा होगा जो हनी बीज होती है उसमें 3 वेराइटीज हैं, 3 स्पेसीज हैं। एक तो रनिंग होती है क्वीन, वो भी डिप्लॉयड होती है लेकिन फर्टाइल होती है। एक होता है वर्कर, कार्य करने वाले, ये भी डिप्लॉयड होते हैं लेकिन डिप्लॉयड होने के साथ ये फर्टाइल नहीं होते, स्टेरॉइड होते हैं। अब स्टेरॉइड होने के कारण ये फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को तो नहीं उत्पन्न करेंगे, फिर ये तो रिप्रोडक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर रिप्रोडक्शन का, राइट। तीसरा, इनफर्टाइल ह्यूमन, जो इनफर्टाइल ह्यूमन है ये भी नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये तीनों ऐसे एग्जांपल्स हैं जो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है तो लिविंग, सांसें चल रही है, लेकिन रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इम्प्लिसिट किया रेफर किया वो नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई माना कि भाई ये जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो है, हर जगह है, लेकिन हर जगह ये सेम काम नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्शन है। इसलिए माना रिप्रोडक्शन इज नॉट, इसके पास ऑल रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये लाइफ के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, अपनी एनसीईआरटी लिखती है नॉट ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्या मतलब हुआ एनसीईआरटी का? नॉट ऑल इंक्लूसिव है तो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ऑल इंक्लूसिव हर तरह के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसलिए लाइन क्या लिखा उन्होंने? रिप्रोडक्शन क्या करता है? नॉट ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की जो सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, दो तो बात कर गया, एक में फेल हो गया, इसलिए माना ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? दूसरा हमने पढ़ा था, याद होगा कि भाई यदि आप बात करते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की और यदि आप बात करते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए आप। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल के बने होते हैं, एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स हमने पढ़ा था अभी, कहाँ? ग्रोथ वाले में। तो क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बताओ रिप्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट, तो क्या बोला कि भाई यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है। बता देना, एक सेल से दो बन रहा है, जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। याद आ रहा है ना? इसका मतलब यहाँ पर क्या है? नॉट सिनोनिम्स। ये मल्टी सेलुलर में जो सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि भाई यहाँ पर ये MIE हो गए। MIE का मतलब क्या होगा? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। याद कीजिए, मैंने ग्रोथ में पढ़ाया था, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट मतलब क्या? दोनों एक ही बात है, रिप्रोडक्शन या ग्रोथ एक ही बात है। किसके लिए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन इसके लिए बताया था MEE, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव इवेंट है, बताया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भाई किस तरीके से रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के अंदर जो है एक सिनोनिम्स जो है यूनिसेलुलर के लिए तो है, लेकिन मल्टी सेलुलर के लिए बिल्कुल नहीं है। What the point? So in this way we find कि भाई ये फेल हो गया अपना। रिप्रोडक्शन जो है वो इंश्योर जरूर करता है किसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे कैरेक्टर जो होने चाहिए वो उसको पूरा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस हैं। आइए, तो पहला तो ग्रोथ लिया हमने, दूसरा लिया किसको? रिप्रोडक्शन को। अब थर्ड, और ये दोनों ही फेल हो गया। इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसके अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं आई। आइए अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म
So third one is मेटाबॉलिज्म, उपापचय। ये ग्रीक वर्ड से बना है, मेटाबॉल, जिसका मतलब होता है कन्वर्शन। अब ये किसका कन्वर्शन? राइट, स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल कंपाउंड बना रहे हैं, और या वो लार्जर टूट के स्मॉलर में बन रहा है, ये कन्वर्शन। राइट, स्मॉल से लार्ज बनना, लार्ज से फिर स्मॉल बनना, दिस इज कन्वर्शन। और यही प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव है, बिल्ड ऑफ है, टूटेगा। और ये हमारे बॉडी में चलती रहती है। तो क्या बोला कि भाई all the biochemical processes occurring inside the body, living body, यही जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब ये मेटाबॉलिज्म फर्दर आप देखोगे तो दो तरह का हो जाएगा, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। यही एनाबॉलिज्म में मानते हैं क्या होता है, ये बिल्ड अप प्रोसेस है, चीजें बनेंगी, और ये बिल्ड ऑफ प्रोसेस है, टूटेगा। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव हुआ, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ, जबकि यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव है, चीजों को तोड़ेगा। और ये दोनों ही एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे? अभी आप एग्जाम्पल से याद करो, आप देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, याद आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा हूं मैं। याद कीजिए, आपने पढ़ा था CO2 H2O और ये मिलके C6H12O6 वाटर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, राइट? 6H2O 6O2, याद आ रहा है? तो यहाँ देखो कार्बन कितना है? एक, 6 मॉलिक्यूल, यहाँ कार्बन 6 कार्बन। तो क्या हुआ? एक कार्बन बहुत सारे कार्बन को मिला के एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जिसकी संख्या 6 कार्बन वाली है। मतलब एक कार्बन ने यहाँ से C1 C2 C3 C4 C5 C6 बनाया, छोटा सा मॉलिक्यूल जोड़ के ये एक मॉलिक्यूल बनाया, लार्जर मॉलिक्यूल। दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस, बिल्ड अप प्रोसेस, राइट? और यदि आप ठीक उसी को अपोजिट में ले लो, रेस्पिरेशन, क्या होता है इसमें? यही ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और C6 से फिर CO2 रिलीज होगा, 1 कार्बन। अब उल्टा हो गया, जो C6 था फिर से C1 में कन्वर्ट हो गया, तो लार्जर मॉलिक्यूल टूट के स्मॉलर में कन्वर्ट हो गया, बिल्ड अप हो गया। बिल्ड अप यहाँ था, यहाँ बिल्ड अप प्रोसेस हो गया, और यहीं पे हमें एनर्जी मिलती है ATP, इसलिए तो हम तोड़ते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली चीजें कंस्ट्रक्ट होंगी जरूरत के हिसाब से, फिर उसको बिल्ड अप किया जाएगा जरूरत के हिसाब से, ताकि हम वहां से एनर्जी को जनरेट कर सके। और इस तरीके से एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों एक साथ चलता रहता है, ताकि हमारे बॉडी की जो प्रोसेसेस है, जो डिमांड है, वो पूरा होता रहे। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा ये मेटाबॉलिज्म क्या होती है। अब हमें तो भाई डिसीजन ये लेना है, माने या नहीं माने। अब वही बात, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक चेक करना पड़ेगा। भाई लिविंग में होना चाहिए,
नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए और लिविंग में बिना किसी अपवाद के होना चाहिए। आइए इसको समझिए। अच्छा, एक और चीज आप समझे, आपने देखा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मानते ये हैं कि यदि एनाबॉलिज्म में चीजें बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और यदि ज्यादा बनी टूटने से तो क्या होगा, स्टोर होगा, और जब स्टोर होगा तो वो दिखाई देता है किस फॉर्म में, जो आपने पढ़ा था, ग्रोथ के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझे, क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ये जो मेटाबॉलिज्म है, हाँ अब तो नहीं आता, पहले आता था क्वेश्चन कि भाई मेटाबॉलिज्म किसने खोजा। मेरा इजी याद रखना, कैनन की जो मोबाइल ये आपका कैमरा होता है, कैनन टोप भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो साइंटिस्ट का नाम ही था कैनन, जिसने मेटाबॉलिज्म को खोजा था। आइए बात करते हैं कंक्लूजन कि क्या यह मेटाबॉलिज्म उपापचय है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है या कि नहीं, परिभाषित गुण है या नहीं है ये। तो क्या कहा फर्स्ट, पहले कहा कि जो ये मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म confirms intrinsic growth as defining property DP of living organism। समझिए कितनी अच्छी बात है। क्या कहा कि मेटाबॉलिज्म कंफर्म कर रहा है किसको, इंट्रिंसिक ग्रोथ को, कि भाई ये इंट्रिंसिक ग्रोथ बिल्कुल डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। हमने पढ़ा था ग्रोथ में, याद कीजिए कि भाई ग्रोथ में पढ़ा था कि एक सेल है और इसी के अंदर यदि बायोसिंथेसिस हो रहा है, चीजें बनती जा रही हैं, बायोसिंथेसिस, और जब ये बायोसिंथेसिस होगा, चीजें इसके अंदर बनती जाएंगी, तो इसका साइज मैंने बताया था अंदर से अब लार्ज होगा, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ, राइट। और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या हुआ, एनाबॉलिज्म ज्यादा हो गया कैटाबॉलिज्म से, और ये दिखाई दिया किस रूप में, ग्रोथ। और ये ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इंटरनल या इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ को कन्फर्म किसने किया, एनाबॉलिज्म होके। यदि एनाबॉलिज्म ज्यादा हो गया कैटाबॉलिज्म से, तो चीजें सिंथेसाइज हो रही है, प्रोटोप्लाज्म बनता जा रहा है, अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है, और इंटरनल ग्रोथ जो है वो कंफर्म हुआ किसके द्वारा, मेटाबॉलिज्म के द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये कौन कंफर्म करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म कंफर्म करता है कि किस तरीके से जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। पहली बात। दूसरी पॉइंट, अब हमें ये सोचना है, चलो ये तो इन्होंने मेटाबॉलिज्म को कंफर्म कर दिया, अच्छी बात है, खुद ये है या नहीं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को माने या नहीं माने, राइट। तो अब इसके लिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा, एक प्रयोग करके देखना होगा। और समझे आप कैसे प्रयोग करना होगा, दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एक ऐसा जो सबको दिख रहा है नेचर में, और एक ऐसा जो ट्यूब के अंदर बंद है, इसको बोलते हैं इन विट्रो सिंथेसिस। इन विट्रो माने इन लैब, इन ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर यदि कोई सिंथेसिस हो रही है, बन रहा है, और नेचर में अपने आप यदि बन रहा है। आइए उन दोनों को समझते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास दो केसेस हैं, एक मैं बोल रहा हूं इन वीवो नेचुरल कंडीशन में, और एक बोल रहा हूं इन विट्रो लैब कंडीशन, इन विट्रो लैब कंडीशन। तो ये कहां हो रहा है, नेचुरल फील्ड में, और ये कहां हो रहा है, इन लैब में, लेबोरेटरी की बात हो रही है। ठीक, क्या हुआ, सपोज करो आपने क्या देखा कि आप क्या करते हो, फील्ड है, उस फील्ड में आपने एक सीड लगा दी। अब क्या होगा, ये सीड जर्मिनेट करके नीचे रूट आया, ऊपर शूट बने,
और आप देख रहे हैं क्या बन गया, इसका लीफ बन गया। क्लियर? तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि चलो भाई ये तो बढ़ता जा रहा है, राइट। और ये धीरे धीरे जो सीड था ये जर्मिनेट होके आगे पौधा बन रहा है। तो ये आपको बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे ये बताओ ये प्लांट कैसा है, लिविंग है या नहीं है? आप बोलोगे हाँ भाई ये प्लांट है, और इस तरह के प्रोसेस सभी लाइफ में होती है। तो ये प्लांट क्या हो गया, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गया किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, राइट। सारे मेटाबॉलिज्म इसके अंदर हो रहा है और ये रिस्पॉन्सिव है, सब कुछ है। लेकिन जब बात इन विट्रो होती है, लैब में होती है, आप क्या करते हो? ये है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब जब इसके अंदर आया, आपने क्या किया, चलो यहाँ भी आपने एक प्लांट ले लिया, उसका एक प्लांट डाल दिया। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे इस टेस्ट ट्यूब में जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम आपने डाले थे, अब उसके कारण एनर्जी को गेन करके जो पौधा है वो ऐसे निकला, नीचे रूट्स आ रहे हैं और यहाँ पे इसके लीव्स निकल रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म के डेमोन्स्ट्रेशन को हम ऐसे समझते हैं, मेटाबॉलिज्म को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हम, राइट। तो डेमोन्स्ट्रेशन, अभी मैंने बताया कि दो तरह की चीजें हैं हमारे पास। एक हम बोलते इन वीवो। ये इन वीवो का मतलब हुआ कि ये नेचुरल कंडीशन में बात हो रही है, नेचुरल कंडीशन। फिर दूसरा आता है हमारा दिस इज कॉल्ड इन विट्रो, और जो ये इन विट्रो है दिस इज इन द लैब कंडीशन। ये हम लैब कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब आप समझे इसी को और क्या क्या कहते हैं। ये जो इन विट्रो कंडीशन हमने लिया है और इन वीवो कंडीशन लिया है, इन वीवो का मतलब ये हो गया कि फील्ड में आपने कोई प्लांट लगाया, ये अभी बता रहा था कि यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं कि ये जो कंडीशन है ये सेल फ्यूज सिस्टम कहलाता है। मतलब बहुत सारे सेल एक खास तरह के एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। आप ऐसे समझे कि भाई हमने क्या करा, ये फील्ड है, इस फील्ड में आपने एक सीड लगा दी, अब ये सीड की सीडलिंग हो गई और ये ग्रो होने लगा, नीचे रूट्स बना और आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे ऐसे इसके लीफ बन गए। क्लियर? तो ये जो दो लीफ बन गए, 1 और 1, 2 लीफ बन गए। अब क्या बोलोगे, ये पौधा जिंदा है या नहीं है? बिल्कुल जिंदा है, सीडलिंग हो रही है। चलो और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा 2 से 4, ओके, 3 and 4, 4 लीफ बन गए। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो पौधा है वो सरवाइव कर रहा है। 2 से 4 लीफ हो गए, ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन नंबर, आपने पढ़ा था ग्रोथ हो रहा है और सर्वाइवल कंडीशन है इसकी पूरी, राइट। तो ये नेचुरल कंडीशन में जो इन वीवो कंडीशन है, जो सेल फ्यूज सिस्टम है, ये पौधा सरवाइव कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इस प्लांट के लिए? हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इस प्लांट के लिए ये सरवाइव कर रहा है और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज माना जाएगा। ये हम इसको बोलेंगे, ऐसा कंडीशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप समझे इसको कि भाई इन विट्रो कंडीशन में क्या होती है। इन विट्रो कंडीशन का मतलब हुआ यहाँ सेल फ्यूज सिस्टम है, ये सेल फ्री सिस्टम है, एक सेल की बात हो रही है। तो इसको बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम।
राइट। इसी को हम बोलते हैं क्या, जो अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेट कर दिया गया, सेल को अलग कर दिया गया है और उसकी बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इसी को आप बोल सकते हो क्या, इसी को आप बोलते हो इन विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो रिएक्शन। अब एक बात, इसमें क्या होता है समझे। यहां पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, यहाँ पे इसके कॉर्क होते, टेस्ट ट्यूब तैयार हो गया। हमने एक छोटा सा पौधा यहाँ पे यहाँ डाला, राइट। क्या देखा, इस पौधे के अंदर चेंजेस आने लगे। अब आप उस चेंजेस को नोटिस करें तो आप क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो पौधा था इसके अंदर भी 2 लीफ निकल गए। पहले यहाँ भी 2 लीफ निकला था, यहाँ भी इसके पास नीचे रूट निकलने लगे और यहाँ पर क्या हुआ, 2 लीफ निकल गए। जैसे यहाँ से 2 से 4 लीफ हुए, उसी प्रकार यहाँ भी आप देखोगे तो 2 लीफ और निकल गए। आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी 4 लीफ हो गए, यहाँ भी 4 लीफ हो गए। बस में आ रही है। अब आपको मैं पूछूं, बताओ इन विट्रो कंडीशन में, विट्रो माने लैब, टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो लैब कंडीशन में टेस्ट ट्यूब, यही टेस्ट ट्यूब है, दिस इज टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब के कंडीशन में ये जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है ये क्या है, ये इन विट्रो कंडीशन में है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है। तो आप बताओ इस आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहा है इस प्लांट का, अब आप बताएं कि ये प्लांट्स को हम क्या बोले, ये प्लांट क्या हो सकता है। इस प्लांट के बारे में हमें बताना है कि ये प्लांट क्या हो सकता है, राइट। ये प्लांट लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, क्या हो सकता है। अब समझो क्या बोला गया, क्या विवाद आई इस पे। कहा कि ये प्लांट टेस्ट ट्यूब के अंदर है और बिल्कुल इसके जैसा देख रहा है जैसा कि हमने ये नेचुरल कंडीशन में जो फील्ड में रखा हुआ है प्लांट के अंदर जो चेंजेस आ रही है, सारे चेंजेस उसी के जैसे हो रहे हैं, लेकिन ये है कहाँ, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है। तो लोगों ने कहा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर है तो हम इसे नहीं बोल सकते लिविंग बीइंग, हम इसे लिविंग बीइंग नहीं बोल सकते। लेकिन इसको नॉन लिविंग बीइंग भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन तो बिल्कुल लिविंग बीइंग्स के जैसा ही हो रहा है, इसलिए हम नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। तो नीदर लिविंग बीइंग नॉर नॉन लिविंग बीइंग, नॉर नॉन लिविंग बीइंग। अब आप समझे कि भाई इसको फिर बोले तो क्या बोले, विवाद हो गया कि भाई आपने तो दोनों बातें बोल दी। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम इसे क्या नहीं बोल सकते, हम इसको लिविंग बीइंग नहीं बोल सकते, दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि इसको हम नॉन लिविंग बीइंग भी नहीं बोलेंगे। तो भाई क्या बोले इसके लिए, ये जिंदा तो है, रिएक्शन तो हो रही है इसके अंदर, चेंजेस तो हो रहे हैं इसके अंदर। कहा यही जो चेंजेस हो रहे हैं दिस इज कॉल्ड लिविंग रिएक्शन, इसको हम लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लिविंग रिएक्शन। और यही लिविंग रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटाबॉलिज्म है यही इसकी क्या है, लिविंग रिएक्शन है, और इस प्लांट के अंदर लिविंग रिएक्शन हो रहा है। क्लियर। तो इसको नॉन लिविंग भी नहीं बोलेंगे, लिविंग बोलने में भी परहेज हो रही है। अब आप समझे, याद कीजिए बड़ा फेमस एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, 3 इडियट्स, याद आ रहा है। 3 इडियट्स में क्या हुआ था कि भाई जो एक लेडी होती है प्रेग्नेंट और बच्चा जब जन्म देने वाला होता है, याद होगा आपको, तो बच्चा क्या होता है जब जन्म लेने लगता है नॉर्मल कंडीशन में, जब बाहर निकलता है तो वो रोने लगता है। रोने का मतलब क्या हुआ,
जब वो बच्चा मदर के गर्भ में था, वॉर्म में था, तो वो एक इंटरनल एनवायरनमेंट में जिंदा था। अब वो जब जिंदा था तो माँ फील कर रही थी कि वो अंदर, गर्भ के अंदर पेट में लात मार रहा है। क्या बोलोगे आप, लिविंग बोलोगे नॉन लिविंग बोलोगे? आप नॉन लिविंग बोलोगे, मैया तो मारेगी खींच के, तो लात मार रहा है, नॉन लिविंग कैसे हो सकता है? लेकिन साइंस ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि वो लात मार रहा है तो बाहर भी निकलेगा तो वो लिविंग होगा। बहुत ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जन्म के बाद मृत पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर, मदर के बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस आपको अल्ट्रासाउंड से दिख रहे हैं वो लिविंग के सिस्टम के जैसा है, बट उसको लिविंग नहीं बोल सकते, राइट? तो वो बच्चा अंदर लिविंग के जैसा है, बट ना तो वो लिविंग बोलेंगे और नॉन लिविंग तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी नेचर नॉन लिविंग से मैच नहीं कर रही है। उसकी नेचर जैसा आप लोगों को नेचुरल कंडीशन में जो फील्ड का नेचर है, फ्लोजेम का जो नेचर है फील्ड में, वही तो यहाँ भी है। तो नॉन लिविंग तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, लिविंग बोलने से परहेज क्यों है? क्योंकि ये कंट्रोल कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे फ्री कंडीशन है, ये आराम से फ्री होके अपने सिस्टम से फ्यूज होकर काम कर रहा है। इसकी डिपेंडेंसी नेचर से ऊपर है, ये नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, जबकि ये कंट्रोल कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि क्या ये भी 4 से 6 और 8 बना रहे हैं तब कंटिन्यूटी आएगी तो मानेंगे लिविंग है, अदरवाइज सोचना पड़ेगा। मतलब उस 3 इडियट की बात में कर रहा था, वो बच्चे जो बाहर निकला मदर के गर्भ से, तो याद होगा 3 इडियट देखा होगा, तो वो बच्चा रोया नहीं। जब बच्चा रोया नहीं तो लोगों को ये लगा कि भाई ये क्यों नहीं रो रहा है, नहीं रो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहा ये नहीं रो रहा है, इसका मतलब ये मरा हुआ है क्या? ये सोचते हैं लोग, बच्चा नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बच्चा रोने लगा। अब समझे, थोड़ी देर के बाद रोने लगा, इसका मतलब वो मरा हुआ तो नहीं था, तो जिंदा भी नहीं था, रो नहीं रहा था। इसका मतलब उसके अंदर क्या चल रहा था? उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही थी। वो बच्चा जो नहीं रो रहा था वो नॉन लिविंग नहीं था कंफर्म, बट लिविंग भी इसलिए नहीं था क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से वो रिस्पॉन्सिव नहीं था, प्रतिवेदनशील नहीं था। इसीलिए हम उसको नॉन लिविंग भी हमने उसको नहीं बोला और लिविंग भी बोलने से हम बच रहे थे। लेकिन जैसे ही रिएक्शन देने लगा, रिस्पॉन्स देने लगा, तो हमने माना ये लिविंग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पॉन्स जब देगा कौन, लिविंग रिएक्शन, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वो लिविंग बीइंग है। लेकिन जब तक वो कंफर्म नहीं होगा तब तक हम उसको लिविंग बीइंग नहीं बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन ही बोलेंगे। बेशक ये लिविंग रिएक्शन लिविंग बीइंग के ही जैसा है। मतलब इस पौधे के अंदर जो भी चेंजेस हो रही है ये बिल्कुल सिमिलर है, किसके? सिमिलर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा ही सारा काम इसमें हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग के जैसा है। और जब लिविंग बीइंग के जैसा है तो लिविंग बीइंग ही तो हुआ, नॉन लिविंग तो नहीं हुआ। दैट्स व्हाई मान लिया गया कि जो मेटाबॉलिज्म है वो आइसोलेटेड कंडीशन में लिविंग रिएक्शन है, और यही लिविंग रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाएगी। और मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत सिमिलर है लिविंग बीइंग के जैसा, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज भी मान लिया गया। इज इट क्लियर? समझ में बात आ गई अच्छी तरीके से? उस समय डायग्राम आपको समझ में नहीं दिख रहा था, अब अच्छी तरह से दिख रहा होगा डायग्राम। अब आइए समझे कि आखिर क्या कंक्लूजन हम निकाले अब इस मेटाबॉलिज्म से, राइट? तो क्या क्या कंक्लूजन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग रिएक्शन है, तो याद रखना है लिविंग रिएक्शन है, प्योरली लिविंग रिएक्शन, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बात कर रहे थे कि भाई ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, क्या हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज मानेंगे या इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानेंगे, ये समझने की बात है। तो कंक्लूजन निकालते हैं इसका हम। कम कंक्लूजन, पहली बात तो ये होगी कि कौन ये जो मेटाबॉलिज्म है
metabolism confirms the intrinsic growth। अब आप समझे क्या बात कही गई है यहाँ पे? हमने ग्रोथ में पढ़ा था कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रोथ में दो आते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंटरनल ग्रोथ होते हैं उसको हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज माना था। क्या हुआ था इंटरनल ग्रोथ में? आइए थोड़ा सा कंफर्म करते हैं। हमने बताया था कि ये एक सेल है, अब इस सेल का जो साइज है ये पहले से लार्ज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों का अंदर से सिंथेसिस हो रहा है। इसके अंदर क्या हुआ? बायोसिंथेसिस। अब ये जो बायोसिंथेसिस हो रही है, ये बायोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? एनाबॉलिज्म भी हो रही है, कैटाबॉलिज्म भी हो रही है। और यदि वो चीजें ज्यादा जमा हो रही है, इसका मतलब जो एनाबॉलिज्म है वो ज्यादा हो रहा है किससे? कैटाबॉलिज्म से। और जब ये ज्यादा होगा तो यही दिखाई देगा किस रूप में? ग्रोथ में। और ये जो ग्रोथ है वो बाहर डिपॉजिट से नहीं हो रहा है, इंटरनल हो रहा है, फ्रॉम इनसाइड द बॉडी हो रहा है। इसलिए ये ग्रोथ कैसा ग्रोथ कहलाएगा? ये इंट्रिंसिक या इंटरनल ग्रोथ कहलाएगा। तो यही इंटरनल ग्रोथ को कन्फर्म किसने किया? एनाबॉलिज्म का रेट जब ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं? मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। इसका मतलब ये मेटाबॉलिज्म के कारण ही प्लांट के अंदर इंटरनल ग्रोथ होता है, और इंटरनल ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बोला था, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरनल ग्रोथ है इसको कौन कंफर्म करेगा कि ये होता ही है? एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म किससे कंफर्म हो रहा है? मेटाबॉलिज्म से। इसलिए हमने बताया, और आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ इंट्रिंसिक ग्रोथ को कौन कंफर्म करेगा? तो वो करेगा कौन? मेटाबॉलिज्म कंफर्म करेगा इंट्रिंसिक ग्रोथ को। इज इट क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट आइए डिस्कस करें कि हम इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन माने कि ना माने। तो अभी हमने बताया कि भाई मेटाबॉलिज्म में ये दो बातें हो गई। ये लिविंग बॉडी में होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता। याद कीजिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के कैरेक्टर्स क्या आते हैं कि लिविंग बीइंग में होना चाहिए बिना किसी अपवाद के, और नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप देखो नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होगा और लिविंग बीइंग में होगा बिना किसी अपवाद के। इसीलिए मान लिया गया कि ये मेटाबॉलिज्म भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बस में तो इस तरीके से हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म इज आल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब आइए दूसरे बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारे पास आता है, तो पहला हमने क्या देखा? हमने देखा ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जो है वो क्या है हमारा? वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। रिप्रोडक्शन में देखा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। फिर आया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कंफर्म हुआ कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, और मेटाबॉलिज्म ने ही कंफर्म किया था इंटेंसिव ग्रोथ को, जिससे हम इंटेंसिव ग्रोथ को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लाइफ का मानेंगे, राइट? नेक्स्ट आता है, दिस इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोशिकीय संरचना या संगठन। कोशिकीय संरचना की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है। आइए समझे इसको। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म तीन हो गए। फोर्थ वन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको क्या है? सेल की बात हो रही है। सेल क्या होता है आपने पढ़ा होगा? ये स्ट्रक्चरल और
फंक्शनल यूनिट है किसका, ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। दूसरा होता क्या है कि यही सेल है जिसके अंदर लिविंग रिएक्शन होगा, इंटरैक्शन होगा, जिससे सारी नेक्स्ट स्टेप में वो इंप्रूव करेगा। सेल के अंदर लिविंग रिएक्शन होगा, इंटरैक्शन होगा, वो क्या बनाएगा, टिश्यू। याद कीजिए टिश्यूज क्या बनाते हैं, याद आ रहा है, ऑर्गन, राइट। ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, याद आ रहा है। और ऑर्गन सिस्टम जब बन जाएगी, टिश्यू से सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली इसी ऑर्गन से पूरी बॉडी बन जाती है, राइट ना। तो क्या देखा आपने, तो ये जो बॉडी बनी, ये बॉडी हमारी कैसी है, लिविंग बीइंग है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये तो हमारी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑलरेडी है किसी भी लाइफ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगा ही। क्या लिविंग बॉडी किसको बताता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। तो भाई सेल जब आपस में मिलेंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉडी के फॉर्म में आएगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत होती है, और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो सेल जो है कि सबसे छोटी इकाई है जिसने सेल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में फाइनली बॉडी को बनाया, लिविंग बॉडी को बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि सेल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बात समझ ली। तो एक हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, लिविंग प्रॉपर्टी, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया। इसी में एक बात समझते हैं, एनसीईआरटी के 5th पेज नंबर पे लास्ट पैराग्राफ राय लोग छोड़ देते हैं, बट हमें नहीं छोड़ना, नीट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए समझते हैं क्या हुआ। ये जो सेल्स है, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वहां पर एक खास प्रोसेस हुआ है, इमर्जेंस। ये इमर्जेंस क्या है, दिस इज द living reaction and interaction, living reaction and interaction, ये living reaction और interaction है। अब इसको आप ऐसे समझे, बहुत सारे प्रोटोप्लाज्म जब मिले, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी के अंदर रिएक्शन हुई होगी, ये लिविंग रिएक्शन और इंटरेक्शन, तब जाके ये बनाया होगा किसको, सेल को। सेल के अंदर फिर से इसी को शॉर्ट में LRI बोलेंगे, लिविंग रिएक्शन और इंटरेक्शन। सेल के अंदर लिविंग रिएक्शन और जब इंटरेक्शन होगा तो ये बनाएगा इमर्जेंस कहलाएगा, और इमर्ज होगा तो ये सेल फिर से डेवलप होके क्या बन जाएगा, टिश्यूज बन जाएगी। क्लियर। और इस टिश्यूज का कैरेक्टर आप देखोगे तो सेलुलर लेवल पे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन आया है, एम्स में 2 बार ये क्वेश्चन आया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेल और प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज दोनों सेम नहीं हो सकते, अंतर आ जाता, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, और इसी चेंजेस को हम इमर्जेंस बोलते हैं, जो लिविंग के रिएक्शन और लिविंग के इंटरैक्शन से बनती है। अब आप ऐसा समझे, याद कीजिए अब अपने आप को, जब आप स्टैंडर्ड क्लास 4th में थे, 5th में थे, तब का फोटो देखो, और आज आप क्लास 11th में हैं, 12 या मेडिकल में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब की फोटो देखो। आपको खुद लगेगा अरे यार मैं ऐसा नहीं कर रहा, आप तो मैं ऐसे दिखता हूँ, आप है वो वही, लेकिन आपके अंदर लिविंग रिएक्शन हुए हैं, लिविंग इंटरैक्शन हुए हैं, और इसके कारण आज आप ये हो। आप वही हो लेकिन वो नहीं हो जो आज हो। मीन्स से उस समय आप सेल थे और आज टिश्यूज हो, तो सारे प्रॉपर्टी जो सेल की थी और सारी प्रॉपर्टी जो टिश्यूज की है वो आज की डेट में सामान्य नहीं है। ये टिश्यूज इमर्ज हो चुका है लिविंग रिएक्शन और इंटरैक्शन के कारण, राइट। तो कितनी बार क्वेश्चन आया कि बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत। स्टेटमेंट क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
इज सेम होगा तो गलत हो जाएगा, नॉट सेम तो सही हो जाएगा। किससे? प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसके प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करेगी। टिश्यूज की जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्गन के लेवल पर मैच नहीं करेगी। इसको समझो, ये ईयर देखो, ये ईयर एक ऑर्गन है। अब ईयर के जो सेल्स है, अस्किल सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, उसको देखोगे तो उसको देख के तुम नहीं सोच सकता यही ईयर होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कुछ और है, इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कुछ और है। वो टिश्यूज के लेवल पे, ये ऑर्गन के लेवल पे है। तो टिश्यूज लेवल की चीजों की प्रॉपर्टीज अलग होगी और ऑर्गन लेवल की चीजों की प्रॉपर्टीज अलग होगी। हम दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंस। इसका मतलब जो सेलुलर प्रॉपर्टीज है वो टिश्यू से मैच नहीं करेगी। फिर टिश्यूज क्या करेगा? लिविंग रिएक्शन और इंटरेक्शन करेगा और ये इमर्ज हो जाएगा, फिर इमर्जेंस के फॉर्म में आएगा जो क्या बनाएगा? ऑर्गन। ठीक उसी प्रकार से अब आप देखो यहाँ पे ये भी लिविंग रिएक्शन और इंटरेक्शन करेगा, क्या कराएगा? इमर्जेंस, और ये बनाएगा बॉडीज, टिश्यूज बनाएगी, ऑर्गन्स। लेकिन ये सेल इस टिश्यू से सेम कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर लिविंग रिएक्शन इंटरेक्शन हुआ, इस कारण से ये इमर्जेंस हुआ और ये डेवलप होकर एक नई चीज बन गई है। उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे इमर्जेंस क्या होता है तो बिल्कुल समझ में आ गया। इमर्जेंस क्या है? लिविंग रिएक्शन और इंटरेक्शन है जो नेक्स्ट फॉर्म में आपको ले जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगी लाइफ की। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, जागृति, राइट ना। हम कहते हैं चेतना की बात करते हैं, जागृति की बात करते हैं, रिस्पॉन्स की बात करते हैं। क्लियर? तो फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस के बारे में क्या कहा गया? चेतना की बात हो रही है। कहा कि कॉन्शियसनेस जो है ये मोस्ट ऑब्वियस and technically complicated characters है। पहली बात, आखिर ये है क्या? तो ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तीनों हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब समझे क्या मैं बोल रहा हूं? अब आप बैठे हैं, यदि किसी ने आपको पिन कर दिया, कोई पिन लिया या पेन लिया और पेन लेके ही क्या करा, उसको आपको नींद करता है, आप चुभते हो, ठंडा चिसका दिया, गर्म चिसका दिया, आपकी बॉडी पे आप रिस्पॉन्स करते हो। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। हम किसी भी चीज के प्रति जो अवेयर होते हैं। अब देखो यहाँ गर्मी लग रही है, आवाज आपको साफ मिले, फैन और एसी ऑफ कर रखा है हमने, तो यहाँ जो गर्मी लग रही है आप फील कर रहे हो, ये भी एक क्या है? कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है टेम्परेचर के अगेंस्ट में। तो व्हाट इज इट? यहाँ पर आप ये चेक कर रहे हो कि जो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये फिजिकल भी हो सकता है, मैंने पिन की बात करी, कुछ केमिकल लगा दिया, जो पूरे यहाँ रिस्पॉन्स दिखाई दिया, बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर होता रहता है, राइट। तो इस तरीके से बहुत तरह के जो चेंजेस होते हैं स्टिमुलाई, उत्तेजना के कारण जो हम रिस्पॉन्स प्रतिवेदना जो करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, राइट। दूसरा क्या बोला कि यही सबसे स्पष्ट, मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टर है और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। याद कीजिए हमने पढ़ा था
टेक्निकल व्यू वो है जो स्पष्ट रूप से बताएगा कैसे लिविंग नॉन लिविंग से अलग होता है, ये बताएगा, कंफर्म करेगा कॉन्शियसनेस कि कैसे नॉन लिविंग से लिविंग अलग है। कैसे करेगा भाई, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि भाई ये कहाँ कहाँ पाया गया, तो कहा ये हर जगह पाया जाएगा, ये कॉन्शियसनेस हर जीवों में पाई जाती है। यदि आपने बिल्कुल प्रोकैरियोट्स की बात कर लो जिसकी न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, और यदि आंख से भी ना दिखे, वेरी स्मॉल माइन्यूट कोई प्रोकैरियोट्स है, वहां भी कॉन्शियसनेस दिखता है। 2, यदि हमने यूकैरियोट्स ले लिया जिसकी न्यूक्लियस डेवलप होती है, वेल डेवलप होती है, और ये बहुत ही लार्ज साइज का है, कितना भी लार्ज साइज ले लो, हाथी की बात कर लो, पीपल की बात कर लो, पौधे में, तो कोई भी लार्ज साइज में हो गई, स्मॉल साइज माइन्यूट बैक्टीरिया ले लो, नहीं दिखाई देता है, तो वहां भी ले लो, और लार्जेस्ट यूकैरियोट्स ले लो, हर जगह देखा गया कि क्या होता है, कॉन्शियसनेस पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट हो गया ये कॉन्शियसनेस ऐसा है जो प्रत्येक जीवों में पाया जाता है। इतनी बात समझ ली। अब इसमें लोगों ने कहा कि ठीक है, हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, ये कॉन्शियसनेस फील कब करेंगे, जब कोई स्टिमुलेट करेगा, रिएक्ट करेंगे, ये रिस्पॉन्ड होगा। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए सेंस ऑर्गन चाहिए। अब मैं बोलूंगा आंख खोल के बताओ आगे क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा, आई तो खोलना पड़ेगा। उसी प्रकार से बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो एक ऑर्गन नेचर ने भगवान ने हमें दिया है, वो क्या है, सेंस ऑर्गन। इसका मतलब ये हुआ कॉन्शियसनेस तो वही फील करेगा जिसके अंदर क्या होगी, सेंस ऑर्गन। अब आप समझे, ये जो सेंस ऑर्गन है ये होगा कहाँ, एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर या दूसरे मैमल्स या नॉन मैमल्स के अंदर, और वो फील करेंगे, उसके अंदर क्या होगी, कॉन्शियसनेस होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू मैं बताने वाला हूं अभी, तो क्वेश्चन आते एग्जाम में, यदि आप बात करो प्लांट्स की, क्या लगता है प्लांट्स में ये जो सेंस ऑर्गन है वो नहीं होते, तो कहोगे सर तब तो इसका मतलब सेंस ऑर्गन ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब वो फील ही नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। सेंस ऑर्गन नहीं है तो क्या आप बोलते हो ये कॉन्शियसनेस इसका मतलब नहीं होगी? क्या लगता है आपको, होगी या नहीं होगी? पौधा फील करता है या नहीं करता है? क्या सोचते हो आप बताओ? यस, सही सोच रहे हो आप। ये जो कॉन्शियसनेस यहाँ अभी भी होगी। फिर कहोगे सर ये होगी कैसे? चलो मान लिया आपकी बात बोल रहे हो, सही बोल रहे होगे, सेंस ऑर्गन नहीं है फिर भी कॉन्शियसनेस होगी, बट कैसे मान ले? कैसे माने? क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, आपने देखा है कि जब आप प्लांट को कोई भी फिजिकल फैक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हो तो उसके प्रति वो रिएक्ट करता है। जैसे यदि आपने प्लांट के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो प्लांट क्या करता है, उसमें जो वाटर लॉस है, इसी वाटर लॉस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और ये ट्रांसपायरेशन का रेट हाई हो जाएगा जब टेम्परेचर का रेट हाई होगा। अब बताओ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वाटर का लॉस भी ज्यादा हो गया, रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया? किया। बेशक उसके अंदर सेंस ऑर्गन नहीं है, फिर भी उसने रिस्पॉन्स किया। इसका मतलब प्लांट के अंदर सेंस ऑर्गन नहीं होते हुए भी प्लांट किसी भी फिजिकल फैक्टर्स को लेकर रिस्पॉन्सिव होता है। ये बाहर का फैक्टर, स्टिमुलर फैक्टर फिजिकल है, फिजिकल के कारण वो रिस्पॉन्स शो किया। क्या शो किया? ट्रांसप्रेशन ज्यादा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मीन्स कॉन्शियसनेस। रादर इसके पास although they have no sense organ, in spite of that they have ability to respond to external stimulus, and this is called consciousness, right? अब लोगों के मन में ये बात थी कि चलो सेंस ऑर्गन है तो भी कॉन्शियसनेस शो करेगा, नहीं है तो भी शो करेगा। ऐसा करो कोई एक ऐसा फैक्टर लो और दोनों का चेक करो, तब देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, कॉन्शियसनेस होगा या नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं तो कैसे लोगों ने इसको चेक करा।
तो कैसे चेक करा, कैसे करते हैं, एक कॉमन कंडीशन लेते हैं, फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, फोटो पीरियोडिक इफेक्ट, फोटो माने सनलाइट, पीरियड कितना दे देना है, इफेक्ट उसका प्रभाव, सनलाइट मतलब लाइट का प्रभाव हम देख रहे हैं। लोगों ने कहा ऐसा करो, इसे दोनों पे दो, फिर रिस्पॉन्स चेक करो। तो याद कीजिए, जब हम प्लांट पे इसको डालेंगे तो प्लांट के अंदर एक खास तरह का इंडक्शन होता है, जिसके लिए फ्लावरिंग के लिए। तो फ्लावर का जो इंडक्शन है प्लांट में, इसका प्रभाव लोगों ने देखा, किसके कारण, फोटो पीरियड। अब समझिए आप इसको, बड़ा आसान है, समझिएगा तो आसान लगेगा, पढ़ने पे लगता क्या लिखा हुआ है इत्यादि है, समझिए। अभी गर्मी का दिन हो रही है, फिर करो गर्मी में दिन आपको ज्यादा लगता है, रात आपको कैसी लगती है, छोटी लगती है, राइट। तो अभी जो पौधे हो रहे होंगे इस समर सीजन में, उसकी दिन कैसी है, लंबी है, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट। बात में आ गई। ठीक उसी प्रकार से यदि गर्मी के बाद ठंड की बात करें, ठंड में क्या होगा, आप देखोगे कि ठंड में दिन जो होती है वो छोटी और रात बड़ी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो ठंड में जो पौधे होंगे वहां पर क्या देख बोलेंगे, शॉर्ट, दिन छोटी है ना, शॉर्ट डे प्लांट आप बोल रहे हो। अब आपने देखा प्लांट में मेन जो प्लांट का नाम इसलिए आया कि वो किस सीजन में फ्लावर करेगा, जिस सीजन में फ्लावरिंग होगी उसी में तो फ्रूटिंग होगी, और फ्रूटिंग से ही तो सीड आएगा नेक्स्ट प्लांट को बनाने के लिए। यदि वह एनुअल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखा कि प्लांट के अंदर लाइट का एक खास असर पड़ रहा है। क्यों, कैसा होगा, शॉर्ट डे प्लांट होगा, लॉन्ग डे प्लांट होगा, आया ना, फ्लावरिंग के कारण। तो लाइट का प्रभाव प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग के रूप में देखा गया है। तो बताओ प्लांट ने भी रिस्पॉन्स किया, इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस शो करता है। ठीक उसी प्रकार से लोगों ने एनिमल्स में देखा कि भाई एनिमल में भी जो बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड्स होते हैं, ये भी इंड्यूस होता है लाइट से, और इसका भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके ऊपर प्रभाव करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्शियसनेस। क्या देखा, एक ही फैक्टर को लेके हम एनिमल और प्लांट को चेक कर रहे हैं, दोनों रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। इस तरह से लोगों को जस्टिफाई कर दिया गया कि बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बेशक सेंस ऑर्गन नहीं है प्लांट के पास, फिर भी प्लांट क्या करता है, कॉन्शियसनेस शो करता है। इसका मतलब कॉन्शियसनेस एक ऐसा कैरेक्टर है जो सभी जीवों में पाया जाता है। इज इट क्लियर? अब रही बात कि चलो इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लिया जाए, कंक्लूड करते हैं कि अब ये कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगा या नहीं होगा। क्या लगता है आपको, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या कंक्लूड करेंगे इसको, कंक्लूजन? और सबसे पहली बात तो यह है कि जो कॉन्शियसनेस है वो कंफर्म करता है मेटाबॉलिज्म को। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? याद आया? मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म कंफर्म करता है इंटेंसिव ग्रोथ को। यहां बात मैं बोल रहा हूं कि कॉन्शियसनेस कंफर्म कर रहा है किसको, मेटाबॉलिज्म को। देखिए कैसे कनेक्शन जुड़ा हुआ है सब चीज की। आपको सर ये कैसे हो रहा है, पहले ये समझा दो, इंटरेस्टिंग आ रही है बात, समझो आप। अब इसका ऐसे समझो, एक और पॉइंट ऐसे, हम ह्यूमन की बात करें, जो ह्यूमन बीइंग है, यदि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ये चला जाता है कोमा में, फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप मतलब कहानी खत्म, ये कोमा है,